गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 आविकारी शब्द। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। चैप्टर 10 आविकारी शब्द अव्यय। आविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों को लिंग वचन और कार्य में लिंग वचन और काल में रखने पर परिवर्तन नहीं होता वो शब्द वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द क्या है? अव्यय है। तो पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि आइए अब अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। इन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कभी नहीं बदलते। ये शब्द जो है कभी भी नहीं बदलते। लिंग वचन और कारक के अनुसार ये कभी भी नहीं बदलते, अर्थात इनका स्वरूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई? अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य प्रयोग होने पर रूप ना बदले। ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले, उन शब्दों को जो है अव्यय कहा जाता है। अव्यय वे शब्द हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय क्या कहलाते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल तथा वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडरलाइन कर लीजिए और नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय देखिए कैसे डायग्राम द्वारा आप भी अपने नोटबुक में दिखाएंगे और इसी तरह लिखेंगे। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे धीरे धीरे पढ़ती है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो पढ़ती तो है मगर कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे पढ़ती है, इसलिए मतलब कि क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। जैसे बच्चा ठुमक ठुमक कर चलने लगा, तो बच्चा चलने की क्रिया कर रहा है मगर कैसे चल रहा है? ठुमक ठुमक कर चल रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे और ठुमक ठुमक कर अविकारी शब्द क्रमशः पढ़ती है और चलने लगा क्रियाओं की विशेषता बता रहे, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द किसी क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं, क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहिनी प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब ये जो प्रतिदिन है, तो ये जो विद्यालय तो जाने की क्रिया हो गई और विशेषता हो गई उसकी कि प्रतिदिन जाती है, मगर दिन के बारे में बताया जा रहा है, काल समय बताया जा रहा है कि हर रोज जाती है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई। अब जैसे नाना जी प्रातः सैर करने जाते हैं, तो नाना जी जो है सैर करने की क्रिया कर रहे हैं, सैर करने जाते हैं, मगर कब जाते हैं? प्रातः जाते हैं। तो क्रिया की विशेषता हुई प्रातः, मगर प्रातः जो है समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, इसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या कहलाती है? अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज भाग रहा है, तो घोड़ा जो रीति मतलब नियम है ना, तो जो रीति नियम या ढंग का बोध कराए जो शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे घोड़ा तेज भाग रहा है, तो भाग तो रहा है घोड़ा, ये भागने की क्रिया हो रही है, मगर कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। और क्रिया विशेषण शब्द जो है घोड़ा के रीति का बोध करा रहा है, उसके ढंग का कि घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, तो उसे क्या है, इसलिए ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का बोध हो रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूनम घर के बाहर खड़ी है, तो बाहर जो है ये स्थान का बोध हो रहा है, इधर उधर ये स्थान का बोध हो रहा है, सामने
मतलब ये भी स्थान का बोध हो रहा है, मतलब इन शब्दों से स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसके बाद उपयुक्त वाक्यों में बाहर, इधर उधर, सामने आदि शब्दों से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है, अतः स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, क्रिया की मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब मात्रा बताई जाए या कि क्रिया की मापतोल बताई जाए या मात्रा बताई जाए, तो उतना खाओ जितना पचा सको, तो ये उतना और जितना ये मात्रा के बारे में बता रहा है। आजकल नेहा बहुत पड़ती है, ये भी मात्रा बताई जा रही है कि कितना पड़ती है, बहुत पड़ती है। खाने में नमक थोड़ा अधिक है, ये मात्रा बताई जा रही है कितना अधिक है, थोड़ा सा अधिक है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, इसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय। जिन अभिकारी शब्दों के द्वारा, अंडरलाइन कीजिए, संबंध बोधक अव्यय, जिन अभिकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जिन अभिकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्यों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पिताजी के साथ श्याम भी जाएगा, पिताजी के साथ श्याम भी जाएगा, तो ये शब्द जो है, ये पिताजी जो है संज्ञा है, तो किसके साथ जा रहे हैं, श्याम के साथ, तो पिताजी का श्याम के साथ संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, के साथ, तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाया, संबंध बोधक अव्यय कहलाया। ज्ञान के बिना सम्मान नहीं मिलता, तो ये ज्ञान का सम्मान के साथ मेल कराने वाला शब्द कौन सा है, के बिना है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, इसके बाद आता है बंद कमरे के अंदर हैं, बंद कमरे के अंदर हैं, उपयुक्त वाक्य में के साथ, के बिना, के अंदर संज्ञा शब्द, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक, मतलब संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक और विरोधवाचक। तो ये देखिए, कालवाचक के पीछे, के नीचे, के आगे, के पहले, के पश्चात आदि। दिशावाचक के पार, के प्रति, की ओर, की तरफ, ऐसे शब्द रहेंगे। स्थानवाचक के निकट, के यहाँ, तुलनावाचक तुलना में, के सामने, की अपेक्षा आदि। विरोधवाचक विपरीत, लिखावट, उल्टा, विरोध आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों तरह प्रयोग होते हैं। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण के रूप में, और जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए तो वह संबंध बोधक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे प्रज्ञा मधुर गाती है, क्रिया विशेषण के रूप में। प्रज्ञा दिव्या से मधुर गाती है, तो संबंध बोधक के रूप में, क्योंकि प्रज्ञा का दिव्या के साथ संबंध बताया जा रहा है, किसमें, गाना गाने के लिए। कुछ अन्य शब्द जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, यहाँ, वहाँ, भीतर, निकट, समीप आदि। समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं, जो अभिकारी शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे वैशाली तथा आरती ने नृत्य किया, तो ये जो तथा है ये क्या है, समुच्चय बोधक है, जो कि वैशाली और आरती का संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समय पर पहुंचो ताकि प्रधानाचार्य से मिल सको, तो ये ताकि क्या है, समय पर और प्रधानाचार्य के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन, ताकि, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं, एक ही जाति के दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा जो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। एक ही जाति के दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा जो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, या, ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए आदि, ये क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके बाद आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक संयोजक, विकल्प, विरोधक और परिणामक। ठीक है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। तो ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज